नमस्कार दोस्तों। यूनियन बजट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का जो बजट है ये बहुत ही जल्द पेश किया जाएगा यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ऑन 1 फरवरी। और मैं इसको लेकर काफ़ी एक्साइटेड हूं। लेकिन यहां पर मैं इस चीज़ को जानने की कोशिश कर रहा था कि वो एक कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर सरकार को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब कि यहां पर अगर हम ग्रोथ की बात करें, क्योंकि अल्टीमेटली बजट हो चाहे जो भी कुछ स्टेप लेती है सरकार, उसका जो एक मेन मकसद होता है वो है ग्रोथ को सस्टेन रखना। अगर ग्रोथ होगा तो बाकी सारी चीजें अपने आप फॉल इन प्लेस होने लगेंगी। तो यहां पर मैं बात करने वाला हूं इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो बेसिकली मेरा जो पूरा इस वीडियो का एनालिसिस है वो इस बात पर होने वाला है कि क्या हुआ था अभी तक पिछले अगर हम 2-3 साल की बात करें तो किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर फोकस करते हैं तो यहां पर हमारा जो ग्रोथ है वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। इसी को मैं डिटेल से चर्चा करूंगा और यहां से कई सारे जो बजट के ऊपर वीडियोस हैं वो अब लाता रहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज और कई सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज जो हैं वो मिल जाया करेंगे। चलिए यहां पर हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अब से लेकर 3 दिन में 1 फरवरी को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनवील किया जाएगा यूनियन बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो ध्यान रखिएगा, जब इकोनॉमिक सर्वे आता है जो कि 31 जनवरी को होगा इस बार रिलीज, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो वो जो होता है आपका इकोनॉमिक सर्वे, उसको कहा जाएगा 2021-22 का, ठीक है। लेकिन जो बजट होता है उसको हम फाइनेंशियल ईयर, जो अगला फाइनेंशियल ईयर है उसके तौर पर देखते हैं, 2022-23 के तौर पर। तो हर साल की तरह इस साल भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं और जो आम नागरिक से जुड़ा हुआ होता है कि क्या बजट की वजह से देश के अंदर जो इन्फ्लेशन है, जो प्राइसेस हैं वो कम होंगे, क्या आप अपना जो ड्रीम हाउस है, कार है, ले पाएंगे, या फिर क्या आपके जो इनकम टैक्स होता है उसमें कोई कटौती की जाएगी। इस तरह के जो जनरल क्वेश्चन है, स्वाभाविक सी बात है, लेजिटिमेट कंसर्न्स वगैरह अगर आप देखोगे तो वो होता रहेगा। लेकिन हमारे पर्सपेक्टिव से एज अ स्टूडेंट और एज अ थिंकर के तौर पर अगर हम देखें तो यहां पर कहीं ना कहीं हमारा यह देखना चाहिए कि पिछले 3 साल में जो ग्रोथ का मोमेंटम है जिस प्रकार से कम हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी किस प्रकार से ग्रोथ का मोमेंटम कम हुआ है, उसको कंसोलिडेट करना। आप वापस से अगर आप देखोगे तो यहां पर ग्रोथ में थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। 20% की ग्रोथ रेट आपने देखा Q1 जीडीपी, फिर सेकेंड क्वार्टर में 8.4% की ग्रोथ। तो ये जो ग्रोथ अब वापस आ रहा है, मोमेंटम वापस आ रहा है, उसको हम किस तरह से कंसोलिडेट कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो मैटर करता है भारत सरकार के लिए कि इसी को लेकर जो ग्रोथ स्टोरी है उसको सस्टेन के लिए यहां पर हम स्ट्रैटेजी क्या बना सकते हैं, वो एक सिंगल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए भारत सरकार के लिए जो कि इस ग्रोथ को लेकर सस्टेन कर पाएगा। अब सबसे पहले तो यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि क्या नहीं होना चाहिए। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट होता है, क्या होना चाहिए तो जरूरी है ही है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए वो यह है कि किसी प्रकार का रॉन्ग इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी या फिर सब ऑप्टिमल अगर हम लाइटली लेके चलेंगे या फिर भारत सरकार लाइटली लेके चलेगी कि चीजें अपने आप चीजों को कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। यहां पर अल्टीमेटली क्या होगा, जो भारत की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है आगे आने वाले दशक में, ये जो पूरा अगला 10 साल होने वाला है, वो इंपैक्ट हो सकता है। और वो इंपैक्ट होगा, ग्रोथ इंपैक्ट होगा, तो यहां पर उसकी वजह से जॉब्स कम क्रिएट होंगे, लोअर प्रोडक्टिविटी होगा, हायर प्राइसेस हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं करना। देखना, मैं जब भी यहां पर इकोनॉमी के रिलेटेड वीडियोस वगैरह बनाता हूं, मेरा फोकस ही ग्रोथ को लेकर होता है। कई लोग ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि यहां पर हमें इनइक्वालिटी और बाकी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन मेरा कहीं कुछ हद तक मानना है कि अभी हम जिस फेज में हैं, भारत इस समय जो डेवलपिंग से डेवलप्ड के फेज में जा रहा है, तो उसमें हमको यहां पर पहले ग्रोथ के ऊपर बहुत फोकस करना है। जैसे चाइना का आप एग्जांपल लीजिए, किस प्रकार से 20-30 साल लगातार उसने डबल डिजिट की ग्रोथ, इस तरह की चीजें हासिल की थी। तो वैसा हमें कुछ अचीव करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ग्रोथ नहीं होगा, आपका इकोनॉमी का साइज बड़ा नहीं होगा, तब तक आप इनइक्वालिटी, गरीबी से निकालना लोगों, वो आप नहीं सोच सकते। तो मेन फोकस हमारा ग्रोथ का होना चाहिए। और अगर आप देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज, मैं आपको बोल रहा था ना, पिछले 3-4 साल में अगर आप ग्रोथ देखो तो वो लगातार डिक्लाइन हुआ है। डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, वहां से लेकर अगर आप कोविड पैंडेमिक तक देखोगे, ये अपने आप में एक केस है कि किस प्रकार से ग्रोथ अपने आप में डी एक्सेलरेट हुआ है। यहां पर 8% की ग्रोथ हो रही थी जब आपका डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016-17 में, और 2019-20 आते आते, मतलब ये जो कोविड पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था, वहां आते आते 4% की ग्रोथ आ गई थी। और इन 4 साल में अगर आप देखिए तो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रियल इस्टेट हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, मतलब वो सेक्टर जहां पर मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट होने थे, वो हमें ना देखकर वहां पर एम्प्लॉयमेंट में कमी देखने को मिली थी। तो ये एक बहुत बड़ा संकट हमें देखने को मिल रहा था।
और अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों को यहां पर जॉब नहीं मिल रहा था, तो लोग कहां पर जाएंगे। मूलभूत कैसी है एक भारत की अगर आप छवि देखो तो यहां पर एग्रीकल्चर, यहां पर अगर जॉब नहीं क्रिएट हो रहा है तो अल्टीमेटली वो लोग एग्रीकल्चर में जाएंगे। और आज के डेट में एग्रीकल्चर क्या है, अनरेम्यूनरेटिव है। क्या उसमें किसी प्रकार का दाम मिल पाता है अच्छे से, क्या क्या बहुत ज्यादा भला हो जाता है, ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो अनरेम्यूनरेटिव जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें लोग रश कर गए। और स्पेशली पैंडेमिक के दौरान भी आपने देखा होगा, लोग बड़े शहर से अपने गांव जा रहे थे, अलग अलग जगह जा रहे थे, वहां पर भी एग्रीकल्चर के अंदर एंटर कर रहे थे। और इंडिया की जो एम्प्लॉयमेंट है वो काफी तेजी से गिरी, हिस्टोरिक अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिला, ग्रोथ यहां पर फैल्टर हो गया। और अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या हुआ, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ हमें देखने को मिला। तो अगेन यहां पर क्या प्रॉब्लम हुई थी, ग्रोथ नहीं हुआ तो अल्टीमेटली यहां पर इनइक्वालिटीज देखने को मिली। तो अगर हमें इनइक्वालिटीज वगैरह की समस्या को भी निपटाना है तो ग्रोथ के ऊपर पहले फोकस करना होगा। और सिचुएशन तो ऐसा भी आ गया था कि हमने जो मिलियंस ऑफ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला था, उनमें से बहुत से लोग वापस से पॉवर्टी की तरफ चले गए थे। तो ये सब समस्या था। लेकिन इसमें जो एक मेन प्रॉब्लम, जो डिबेट चल रहा था, अगर आप देखोगे पूरे कोविड पैंडेमिक वगैरह के दौरान पिछले 1-2 साल से, वो ये था, सरकार से बार बार पूछा रहा था ये प्रॉब्लम क्या है, आखिरकार ये डिमांड साइड प्रॉब्लम है कि सप्लाई साइड प्रॉब्लम है। तो कोविड की वजह से जो टेक्निकल रिसेशन आया था, लगातार 2 क्वार्टर में जो नेगेटिव आया था, सरकार कहीं ना कहीं इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि देश में डीएक्सेलरेशन आया है। और सरकार का डायग्नोसिस क्या था, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या था, सरकार बार बार कह रही थी कि ये सप्लाई साइड प्रॉब्लम है। यहां पर सरकार ये नहीं कह रही थी कि डिमांड साइड प्रॉब्लम है। तो सरकार ने पहले तो इसको सप्लाई साइड प्रॉब्लम बोला, और सप्लाई साइड प्रॉब्लम बोला तो सोल्यूशन भी सप्लाई साइड की तरफ होना चाहिए। इसके लिए सरकार ने क्या किया, हिस्टोरिक कट किया कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट में, इनकम टैक्स रेट में कमी लाई। और इसकी वजह से सोचा कि जो सप्लाई है वो देश के अंदर बढ़ाया जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, कंपनीज को कम टैक्स वगैरह देना पड़ेगा तो वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, सप्लाई ज्यादा करेंगे, ऐसा सरकार सोच रही थी। लेकिन इसका अल्टीमेट परिणाम क्या निकला, यहां पर परिणाम यह देखने को मिला कि जो कॉर्पोरेट हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनको ह्यूज प्रॉफिट हुआ है। यहां पर जो टैक्सेस वगैरह हैं उनको कम पे करना पड़ा है। तो या तो उन्होंने अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है, या फिर जो उनका कर्ज था उस कर्ज को यहां पर कम किया है। और इंस्टेड ऑफ रेजिंग इन्वेस्टमेंट, मतलब सरकार ये सोच रही थी कि सप्लाई साइड बढ़ाने से क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनीज को जो कम टैक्स पे करना पड़ा, उनको जो ज्यादा प्रॉफिट हुआ, उससे उन्होंने इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं किया। तो यहां पर फोकस क्या होना था, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना। तो सरकार सप्लाई साइड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के माध्यम से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना चाहती थी। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, कोविड की वजह से फिर लॉकडाउन लग जाता है और अर्निंग्स कम हो जाती हैं और डिमांड प्रॉब्लम फर्दर एक्सेलरेट हो जाता है। मतलब कि अल्टीमेटली क्या होगा कि वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, नौकरियां चली गई, तो ये डिमांड करेंगे, वो लोग नहीं करेंगे। तो जो डिमांड की प्रॉब्लम चल रही थी वो और ज्यादा बढ़ गई। कौन से समय में, कोविड के समय में। और इसीलिए सरकार को बार बार ये कहा जा रहा था कि आप जो पैसा यहां पर बिजनेसेस को दे रहे हो, वहां पर लगा रहे हो, इंस्टेड ऑफ दैट यहां पर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करिए, और या तो आप कंज्यूमर्स तक डायरेक्टली पैसे को पहुंचाने की कोशिश करिए। और इसकी वजह से जो डिमांड है वो यहां पर बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट हमें बेहतर देखने को मिलेगा। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। अभी भी कई लोग डाउट कर रहे होंगे, तो यहां पर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। सेकेंड क्वार्टर ऑफ जीडीपी, अगर आप देखोगे ना, जो जीडीपी गया था, आप देखिए यहां पर 24% की गिरावट, -7.3%, फिर ये पॉजिटिव में आ गया, ये टेक्निकल रिसेशन में था। और यहां पर अगर आप देखिए क्वार्टर 1 का जो जीडीपी गया है 2021-22 का, उसमें क्या हमें देखने को मिला, 20% की बढ़ोतरी हुई। फिर यहां पर 8.4% की बढ़ोतरी हुई है आपकी सेकेंड क्वार्टर में। अब क्वार्टर 3 का तो आंकड़ा है नहीं हमारे पास, क्वार्टर 3 का आंकड़ा आएगा आपका फरवरी के एंड में, क्योंकि दो महीने डिले चलता है, वो देखना होगा क्या होता है। लेकिन अगर आप इस सेकेंड क्वार्टर के जीडीपी ग्रोथ को यहां पर देखोगे, ये जो हुआ है पिछले 2 क्वार्टर से, तो उसमें अगर आप देखिए जो इकोनॉमी के अंदर मेन इंजन्स ऑफ ग्रोथ कौन सा होता है, एक चीज बताओ। एक तो होता है प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड, मतलब जो आम नागरिक लोग, सब लोग जो डिमांड करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, वो होता है। दूसरा होता है गवर्नमेंट जो कंजम्पशन करती है, मतलब गवर्नमेंट भी तो खर्च करती है, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया। और तीसरा होता है न्यू इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर ये जो बढ़ोतरी देखने को मिली थी, उसके डेटा को अगर आप रीड करोगे अच्छे से, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जीडीपी में अच्छी बढ़त यहां पर देखने को मिली है। और जहां तक कंजम्पशन की बात है, कंजम्पशन डिमांड अभी भी 2019-20 के लेवल के नीचे ही है यहां पर। और मैं आपको बता दूं, जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, करीब 55% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन अकेले कंजम्पशन डिमांड का होता है, जो प्राइवेट कंजम्पशन की मैंने बात की। तो बेसिकली कंजम्पशन यहां पर नहीं बढ़ा, लेकिन यहां पर बढ़ा क्या था, इन्वेस्टमेंट बढ़ा था क्वार्टर 2 के इस फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के। और इसीलिए यहां पर हमें कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी, एक ठीक ठाक आप कह सकते हो, जीडीपी ग्रोथ यहां पर देखने को मिली थी।
अब देखो इसके बारे में, ये जो इन्वेस्टमेंट पर मैंने फोकस किया ना कि यहां पर इन्वेस्टमेंट की वजह से चीजें थोड़ी सी इंप्रूव हुई थी, तो यहां पर थोड़ा सा मैं आपको इकोनॉमी का ये जो टर्म है ना इन्वेस्टमेंट, वो अच्छे से और बता देता हूं। इन्वेस्टमेंट का अगर आप इकोनॉमी में अक्सर आप देखोगे तो एक टर्म यूज होता है जिसको कहा जाता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जीसीएफसी। इसी को बेसिकली इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसके अंदर दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्शन और एक बेसिकली होता है मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ठीक है। और भी इसके अंदर चीजें इंक्लूड करते हैं, लेकिन मेन ये दो होते हैं आपके, कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में जैसे कि अगर आप देखिए तो जितने भी देश के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एंड मेजर ऑल्टरेशन, चाहे आप बिल्डिंग की रिपेयर की बात करिए, हाईवे की रिपेयर की बात करिए, या फिर नया हाईवे हो गया, स्ट्रीट्स हो गया, ब्रिजेस, रेल रोड बेड्स हो गए, इसके अलावा सबवे एयरपोर्ट हो गया, पार्किंग एरियाज, डैम, ड्रेनेज, जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है आप सबको ले लो। इसके अलावा इनफैक्ट जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड, टेलीफोन, टेलीग्राफ लाइन, जो भी कुछ है वो इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। इसके अलावा मशीन और इक्विपमेंट में भी अगर आप देखोगे, जो नॉन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल मशीनरी होती हैं, चाहे एग्रीकल्चर मशीनरी हो गया, पावर जनरेटिंग मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, ये सारी चीजें अगर आप लोगे तो इसको कहा जाता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और इसी को बेसिकली हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसका परिभाषा अगर आप देखो फर्दर, कि मैं यहां से आपसे पूछूं कि इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा कौन करता है हमारे देश के अंदर, जैसे सरकार है, बिजनेसेस हैं और कंज्यूमर्स हैं, इन तीन में से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कौन करता है? तो या तो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा कॉर्पोरेशन करते हैं, या तो हाउस होल्ड करते हैं, या तो बिजनेसेस या तो हाउस होल्ड। सिर्फ करीब 20 से 25% ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो सरकार अपनी तरफ से करती है। तो ये इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हो कि यहां पर जो इकोनॉमी के अंदर डिमांड है उसको नापने के लिए इन्वेस्टमेंट को देखना एक बहुत ही अच्छा, कह सकते हैं कि एक रूल हो सकता है। कि अगर हम जीएफसी को देखें, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को, तो यहां पर कहीं ना कहीं इससे हम पता लगा सकते हैं कि देश में डिमांड किस तरफ जा रही है। तो अब क्वेश्चन यहां पर आता है कि सरकार को किस तरफ ध्यान देना चाहिए। देखिए, रिसेंट में जो भी कुछ हुआ है, इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी हुई, जिसकी वजह से ये मैंने आपको दिखाया, यहां पर जीडीपी में ग्रोथ हुई है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं अब सरकार को बिलीव हो रहा है कि देश के अंदर जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है वो वापस लौट रहा है। इन्वेस्टमेंट साइकिल वही होता है कि एक बार आपने निवेश स्टार्ट किया तो एक साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है, बार बार निवेश होता रहता है और देश की जीडीपी में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो सरकार को कहीं ना कहीं बिलीव हो रहा है कि रिसेंटली जिस प्रकार से पिछले 2 क्वार्टर से बिजनेसेस और हाउस होल्ड ने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, ये इन्वेस्टमेंट साइकिल वापस आ चुका है। क्योंकि सरकार कह रही है कि हम यहाँ पर वैक्सीनेशन कवरेज कर रहे हैं, इकोनॉमिक मैनेजमेंट कर रहे हैं, जैसे कि मैक्रो और माइक्रो जो ड्राइवर्स हैं ग्रोथ के, उसके ऊपर हमने फोकस किया। अच्छी बात है। और इसलिए यहां पर अगर सरकार सोचती है कि इन्वेस्टमेंट यहां से सस्टेन होगा तो एक अच्छी बात है, लेकिन सरकार की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बजट में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? वो सिंगल स्ट्रैटेजी वो ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट में कुछ भी बदलाव होता है, अगर जिस तरह से सरकार सोच रही है कि यहां पर इन्वेस्टमेंट साइकिल हो चुका है और इन्वेस्टमेंट अब बढ़ता जाएगा, लेकिन बाई चांस अगर इन्वेस्टमेंट यहां पर नहीं बढ़ता है किसी कारणवश, सपोज अचानक से कोई नया डेडली वेरिएंट आ जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो सरकार को कहीं ना कहीं यहां पर एक स्ट्रैटेजी बना के रखनी होगी ताकि इन्वेस्टमेंट बरकरार रहे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट बरकरार रहेगा तभी आपको जो जीडीपी ग्रोथ है वो सस्टेन देखने को मिलेगा। नहीं तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, फिर वापस से हम खड्डे में चले जाएंगे और यहां पर हमारी देश की ग्रोथ में रुकावट हो सकती है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो सामने से आपको देखने को मिल रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, मतलब जिस तरह से वापस से चीजें लौटी हैं और जो आंकड़े दिख रहे हैं इकोनॉमी से, उससे लग रहा है कि यहां पर हो जाएगा। लेकिन नोमुरा हो गया, कई सारे जो एक्सपर्ट्स हो गए, उनका यह कहना है कि नहीं, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने कई सारे रिफॉर्म्स तो अनाउंस किए हैं, जैसे कि आपने सुना होगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में, 111 लाख करोड़ की इसके अंदर बात कही गई है। इसके अलावा आपने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में सुना होगा, टैक्सेस कम किए गए हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो इन सारी चीजों को अगर आप देखोगे तो यहां पर लग रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स और रेटिंग एजेंसीज का यह कहना है कि जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, उसमें से मुश्किल से हो सकता है 50 से 60% पैसा ही खर्च हो, उतना शायद नहीं हो पाएगा। कई लोगों का मानना है कि यहां पर अगर सपोज आगे अगेन पैंडेमिक में कोई दिक्कत आ सकती है, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते सरकार को देखना चाहिए कि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तो सरकार उसके लिए क्या कर सकती है। यह स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बेसिकली। अब यह स्ट्रैटेजी मैं तो नहीं बता सकता क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो अल्टीमेटली सरकार अपना बजट लेकर आएगी, हम उसमें देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तब वहां पर देखा जाएगा क्या होगा। बट आई होप कि इसके माध्यम से एक आइडिया, एक जो समझ कहते हैं ना हम कि बजट में एक सिंगल, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होना चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस होना चाहिए। देखते हैं सरकार उसको लेकर क्या करती है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए इकोनॉमी से रिलेटेड है, क्या बता सकते हो इफ देयर इज एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, अगर यहां पर इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज होता है किसका, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं उसमें, तो जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है कॉर्पोरेट बॉन्ड का, उसमें क्या चेंजेस होगा।
कहने का मतलब है कि जैसे कि आपने देखा होगा बॉन्ड जब इशू किया जाता है उसमें तो फिक्स्ड हो जाता है ना, कि मान लो 100 रुपए का बॉन्ड है और कंपनी ने बोल दिया कि हम इसके ऊपर 5% इंटरेस्ट देंगे, तो उसको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट कहते हैं। लेकिन जब मार्केट में बॉन्ड जाता है, उसकी बाइंग एंड सेलिंग होती है, तो वहां पर आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है इंटरेस्ट रेट में। मतलब कोई ज्यादा दाम पर खरीदा तो उसको कम इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई कम दाम पर बॉन्ड खरीद रहा है मार्केट में तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो उसको वो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट हो गया। तो ये जो वेरिएबल वाला इंटरेस्ट रेट है उसमें क्या चेंज देखने को मिलता है जब फिक्स्ड वाला इंटरेस्ट रेट कॉर्पोरेट बॉन्ड में, अच्छा सॉरी, यहां पर बेसिकली आपको यह बताना है कि जब वेरिएबल इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज होता है तो जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है कॉर्पोरेट बॉन्ड में उसका क्या होगा, क्या वो सेम होगा, चेंज होगा, क्या होगा, ये आपको यहां पर बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज जो है वो यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।